नमस्ते। तो निर्धारित पाठ पुस्तक कृतिका भाग 2, जिसका पहला पाठ है माता का आंचल, जिसके रचनाकार सिपुजन सहाय, जिनका जन्म 1893 भोजपुर बिहार। उनकी प्रमुख रचनाएं देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष है। जबकि जो पाठ्य पुस्तक में निर्धारित पाठ जो है माता का आंचल, वह इनकी प्रसिद्ध उपन्यास देहाती दुनिया से ली गई है। जो अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि माता का आंचल शीर्षक पाठ जो है वह सिपुजन सहाय के किस पुस्तक से ली गई है, तो वह है देहाती दुनिया। वहीं पत्र पत्रिकाओं में भी इन्होंने संपादन किया, जो है मतवाला, जागरण, माधुरी, बालक। तो इस तरह से जो प्रश्न जो है अक्सर जो पूछे जाते हैं, पिछले कई वर्षों से जो पूछे गए हैं प्रश्न, उसके उसके आधार पर हम लोग जो है आगे देखेंगे। अब आगे वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं वह अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। वह है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि यह बताया गया कि बच्चे का जो है पिता से जुड़ाव तो रहता है, परंतु वह विपदा के समय जब कष्ट में या पीड़ा में हो तो वह माँ के ही शरण में जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो अब इसका उत्तर जो है वह देखेंगे कि उत्तर जब लिखना हो तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि माँ का स्नेह जो है वह निश्चल एवं हृदय स्पर्शी है, अर्थात हृदय को छू लेने वाली है। माँ ममता और स्नेह की मूर्ति मानी जाती है, क्योंकि माँ की गोद में बच्चे सुरक्षा की पूर्ण अनुभूति करता है। यही कारण है कि विपदा के समय, यानी जब वह कष्ट में होता है, तो वह बच्चे जो है वह अपने पिता से अधिक जुड़ाव होने के बावजूद भी वह अपनी बात माँ को, पिता को ना कहकर माँ को कहता है, और इसलिए वह माँ के शरण में ही जाता है। प्रश्न संख्या 2 आप देखेंगे तो प्रश्न संख्या 2 में है कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? सिसकना अर्थात रोना। तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि पहले भी मैं ये बताया हूँ कि ये पाठ जो है पूरी तरह से बच्चों के यानी शैशव अवस्था को ध्यान में रखकर लिखा गया है, जो बचपन की अवस्था होती है, और बच्चे जो है उस अवस्था में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, कौन कौन से विचार उनके मन में आते हैं, और इसी विचार को ध्यान में रखते हुए दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है कि आपके विचार से यह बताइए कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण है उसको जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना शायद इसलिए भूल जाता है कि वह भी समान बच्चों की जो स्वाभाविक आदतें हैं उस आदत के अनुकूल उसके अंदर भी वही भावना जो है मन में आती है, और उसी आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अन्य बच्चों की तरह, यानी अन्य बच्चे जो हैं दूसरे बच्चे हैं, और उसकी तरह भोलानाथ को अपने साथियों के बीच में रोने में हीनता का अनुभव हो सकता है। यानी वो अपने आप को लगता हो कि नहीं, यदि मैं रोते हुए अपने मित्रों के पास जाऊंगा तो हो सकता है कि बाद में जो है वो हमारे मित्र जो हैं हम पर उपहास करें। तो शायद यह भी कारण हो सकता है, और यही कारण है कि वह अपने मित्रों के पास जाते ही सिसकना भूल जाता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 में। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि आपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तो यहाँ पर जो बताता है कि भोलानाथ अपने बच्चों के साथ, अपने बाल मित्रों के साथ जब खेलता है
तो उस समय कई तरह की जो लोकोक्तियाँ जो आज भी प्रचलित है, जिसमें 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई जैसे शब्द तुकबंदियों को वह बोला करता था, या फिर चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। तो ठीक इसी तरह के जो तुकबंदियाँ आज भी हमारे समाज में, हमारे पारिवारिक जो ग्रामीण परिवेश में देखने को सुनने को मिलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार के अपने इच्छा अनुसार एक तुकबंदी बना लेना है, जैसे अटकन मटकन दही चटा के, अक्कर बक्कर बम्बे 100, 80 90 पूरे 100। तो इस तरह के जो है तुकबंदियाँ आप बना सकते हैं और इस तरह लिख सकते हैं। वही प्रश्न संख्या 4 जो है, जिसमें भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। यानी यहाँ पर बताते हैं कि भोलानाथ, क्योंकि ये कहानी जो है वह 1930 के दशक की है, तो उस समय के जो खेलों की सामग्रियाँ जो थी वह अलग थी, और आधुनिक युग में, आज के युग में जो है खेल की सामग्री में काफ़ी परिवर्तन आ गए हैं। तो क्या परिवर्तन आए, कैसे हैं, क्या किस प्रकार के भिन्न हैं, तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, पूछे जाएंगे, तो इस तरह आप लिख सकते हैं कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेलने की सामग्री में बहुत ही परिवर्तन आ गए हैं। अर्थात भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और सामग्रियों में बहुत अंतर आ गया है। उस समय खेल की सामग्रियाँ बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित की जाती थी, यानी जो भी घर की जो बेकार की वस्तुएं होती थी, बच्चे जो है उसी को अपना खेल का यानी खिलौने का साधन बना लेता था। जो घर की अनुपयोगी वस्तु है, यानी अनुपयोगी जो उपयोग लायक नहीं होते थे वस्तु, उनको वह खेल के सामग्री बना लेते थे, जिससे किसी प्रकार की हानि भी नहीं होती थी, परेशानी भी नहीं होती थी, क्योंकि वह पूरी तरह से प्राकृतिक होते थे। और बच्चे जो है स्वच्छंद होकर एक दूसरे की सलाह से खेल खेलते थे। पर आज जो है वह बिल्कुल बदल चुके हैं, क्योंकि जबकि आज के बच्चे जो है बड़ों का निर्देशन और सुरक्षा के अनुसार ही खेल खेलते हैं, यानी घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके निर्देशन में, यानी वो जैसे कहते हैं वैसे खेलते हैं, उनके देख रेख में खेल खेलते हैं, जिससे कि उन्हें चोट न लग जाए, उन्हें परेशानी न हो, किसी प्रकार की शारीरिक क्षति न हो। तो ये सारी बातें जो है 1930 से लेकर आज तक में बदल गई है, यानी 70 वर्षों में पूरी तरह से बदल चुकी है। यहाँ तक कि खेलने की समय सीमा भी अब निर्धारित कर दी जाती है बच्चों को, कि नहीं इतने समय के अंदर में खेल लेना है और उसके बाद तुम घर आ जाना है। इतना नहीं, बच्चे अब जो है क्रिकेट या स्मार्टफोन पर गेम खेलते हैं, जो अत्यधिक नुकसानदेह है, और उस समय के जो प्राकृतिक खेल खेलते थे वह नहीं खेल के बच्चे जो है वह शारीरिक कष्ट पहुंचाने वाले खेल खेलते हैं। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि उस समय का खेल यानी 1930 का खेल और आज के खेल में काफ़ी परिवर्तन आ चुके हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 में। तो 5 में जो है कि पूछता है प्रश्न कि पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। यानी वैसे उन प्रसंगों को, उन घटनाओं को बताइए जो जो आप जो है आपके दैनिक जीवन में, यानी आपके बचपन में भी वो घटनाएं घटी हो जो आपको दिल को छू गए हों। अब जैसे उत्तर में जब लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि माता का आंचल पाठ में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जो हृदय को छूने वाले हैं। माँ के द्वारा भोलानाथ को पकड़कर तेल लगाने पर बाबूजी के पास जाकर रोना सिसकना, मैया द्वारा तोता मैना के कोर बनाकर खिलाना, बाबूजी के साथ कुश्ती लड़ना, सांप के डर से भागकर अपनी माँ के आंचल में छुप जाना, और फिर माँ द्वारा यानी सांप के डर से भागने पर लहूलुहान होने के बाद माँ द्वारा हल्दी लगाना, ये सारी घटनाएं जो है वह पूरी तरह से दिल को छू ले जाने वाली है। तो इस तरह से कहीं कहीं ये भी देखे हो कि धूल और मिट्टी से जो है वह बच्चों का खेलना, ये भी हमारे दिल को छूने वाली बात होती है। तो ये सब लिख सकते हैं आप। उसके बाद प्रश्न संख्या छठा में हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 जो है वह पूछता है कि इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। ग्राम्य संस्कृति यानी ग्रामीण यानी गांव की संस्कृति, गांव का वातावरण, गांव का जीवन स्तर का चित्रण है। वह 30 का चित्रण है, 1930। और आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह परिवर्तन दिखाई देते हैं। अर्थात लगभग जो है 80 वर्ष हो गए,
तो 1930 की घटना है और 1930 आज 1920 है, तो 90 बरस की घटनाएं हैं और 90 बरस में काफ़ी परिवर्तन जो है हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि प्रस्तुत उपन्यास अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति बहुत अच्छी रही होगी, जो आत्मीय स्नेह और एकजुट रहने का बोध कराती होगी। आज एकल संस्कृति पूर्ण रूप से, एकल संस्कृति मतलब अकेले रहने की संस्कृति, अके अर्थात वह जो जो संयुक्त परिवार की जो कल्पना है वह धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। एकल रहने की जो संस्कृति है पूर्ण रूप से विकसित हो गई है और बच्चे भी अब समूह में खेलते हुए दिखाई नहीं पड़ते, वो भी अकेले अकेले खेलते हैं। आज घरों की बनावट में भी परिवर्तन आ गए हैं, क्योंकि उस समय के चबूतरों का प्रचलन जो देखते थे कि कोई अतिथि आते थे तो चबूतरे पर बैठाते थे और वहाँ पर बहुत सारी बातें होती थी। घरों में जब घर बनाते थे तो वहाँ घर के बाहर आगे काफ़ी मैदान होते थे, पर्याप्त मैदान होते थे और उसमें टहलते थे। तो ये सारी बातें जो है वह ख़त्म हो चुकी है और अब तो बच्चे भी धूल मिट्टी से बचना चाहते हैं और बच्चे भी उसी तरह आधुनिक हो गए हैं, जो पूरी तरह से अपने आप को उस संस्कृति से दूर रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जो इस तरह आप लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7 में, जो है कि यहाँ माता पिता, तो यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखे। तो ये जो है वात्सल्य रूप जो है वर्णन किया गया है, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि वह स्वतंत्र है और अपने शब्दों में लिखने की जब बात आती है तो आप अपनी इच्छा अनुसार प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। उसमें आप स्वतंत्र हैं शब्दों का प्रयोग करने में, बशर्ते कि शब्द जो हो वह पूरी तरह से, या वाक्य जो हो वह पूरी तरह से संबंधित उत्तर हो, यानी उत्तर जो लिख रहे हैं वह ठीक उसी प्रकार हो जो प्रश्न पूछा जा रहा हो। जैसे माता का आंचल शीर्षक कहानी में लेखक ने माता के वात्सल्य का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। नहला धुलाकर धूप पूजा में बैठा लेना, माथे पर तिलक लगाना, कंधे पर बैठाकर गंगा तक ले जाना, जो अपनी पुरातन संस्कृति यानी पुरानी जो संस्कृति है उसकी ओर ध्यान केंद्रित करता है, और पैर पर बैठाकर झूला झुलाना, कुश्ती लड़ना, बच्चे को गालों का चुम्मा लेना, बच्चे के द्वारा मुझे पकड़ने पर बनावटी रोना। वही माँ अपने बच्चे के खान पान और सेहत का भी विशेष ध्यान रखती है, इसलिए वह गोरस भात अर्थात दूध भात कहकर दूध भात को सान कर जो है तोता मैना आदि के नाम से खिलाती है। और मुसन तिवारी को जो चिढ़ाने का जो दृश्य है इस पाठ में आया है वह भी काफ़ी अद्भुत है। तो इन घटनाओं के, इन प्रसंगों को आप चर्चा कर सकते हैं लिखते समय, क्योंकि यह पूरी तरह से माता पिता के बच्चों के प्रति जो वात्सल्य है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, क्योंकि वात्सल्य भावना किस तरह दिखाई पड़ रही है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9 में, जिसमें है कि माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताइए। उपयुक्तता अर्थात होता है कि जो शीर्षक दिया गया है वो सही है या नहीं, उपयुक्त है या नहीं। कोई और शीर्षक हो सकते हैं और शीर्षक हो सकते हैं, तो अपनी इच्छा अनुसार शीर्षक आप दे सकते हैं, इसमें भी आप स्वतंत्र हैं शीर्षक देने के लिए। तो इसमें जो है आप लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं कि रचनाकार शिवपूजन सहाय ने माता का आंचल शीर्षक कहानी के माध्यम से यह प्रकट करना चाहते हैं कि बच्चा चाहे लाख अपने पिता के पास समय व्यतीत करता हो, लेकिन घोर विपत्ति आने पर उसे माँ की गोद में ही सुरक्षा महसूस होती है। यही कारण है कि भोलानाथ भी सांप को देखते ही आंधी की रफ्तार से भागा और माँ के गोद में जाने पर ही सुरक्षित महसूस किया। अतः इस कहानी का शीर्षक माता का आंचल उपयुक्त है। वही मेरी राय में बचपन के दिन या माता पिता का स्नेह भी हो सकता है, क्योंकि यह रख देना नहीं है, क्योंकि ये जो रचनाकार जो शीर्षक दिए हैं उसको भी गलत नहीं मान सकते। शीर्षक देने में हर व्यक्ति जो है स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इस तरह प्रश्नों का उत्तर आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10, जिसमें पूछते हैं, प्रश्न क्या करता है कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं। यानी बच्चे जो है वह माता पिता के प्रति अपना जो प्रेम है, यानी माता पिता को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, वो किस प्रकार प्रकट करते हैं।
तो जब लिखने के लिए लिखते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए उनके गोद में जाने की जिद करते हैं तथा अनेक प्रकार की क्रियाएं के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वह शर्मीले होते हैं, वह सिर्फ मंद मुस्कान के द्वारा अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वह माता पिता के सानिध्य में या स्पष्ट करना कठिन होता है कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति है या शिशु का माता पिता के प्रति, यानी दोनों जो है एक दूसरे के प्रति समपूरक हैं। तो इस तरह जो है इस प्रश्न को आप उत्तर लिख सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11 में है कि इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया, प्रश्न संख्या 11 जो है जिसमें है कि इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है, यानी आपके जो बचपन जो है वह किस तरह थी और आप आज कैसा है, किस तरह है, उसके बारे में यहाँ बताई गई है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि इस पाठ में बच्चों की दुनिया अर्थात माता के आंचल पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसकी पृष्ठभूमि पूर्णतः ग्रामीण जीवन पर आधारित है। ग्रामीण परिवेश में चारों ओर उगी फसलें, दाने चुगते चिड़िया, बच्चों द्वारा उन्हें पकड़ने का प्रयास, माता द्वारा बलपूर्वक बच्चे को तेल लगाना, चोटी बांधना, कन्हैया बनाना, साथियों के साथ खेलना, बिच्छू का निकलना, मुसन तिवारी को चिढ़ाना, चूहे के बिल में पानी डालना पर सांप का निकलना हमारे बचपन से पूर्णतः भिन्न है, क्योंकि आज 3 वर्ष की उम्र में होते ही बच्चे को नर्सरी की कक्षाओं में भर्ती करा दिया जाता है, जिससे कि बच्चे जो है वह पूर्ण रूप से अपनी बचपन से, यानी जो बचपन उनके है उससे अलग हो जाते हैं, यानी बचपना को देख नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते हैं। बच्चे क्रिकेट, वॉलीबॉल, कंप्यूटर गेम, वीडियो गेम, लूडो आदि खेलते हैं। वहीं दूसरी ओर माता पिता के पास बच्चों के लिए भी समय नहीं है, यानी आज उनके पास भी समय नहीं है, वो भी व्यस्त हैं। तो आजकल के बच्चों पर स्कूल, परिवार और समाज का भी अत्यधिक दबाव बनाया जाता है। तो इस तरह जो है कि बताते हैं कि बच्चों की दुनिया, यानी जो पाठ बताया गया, जो पाठ में बच्चों की दुनिया बताई गई है, जो बचपना दिखाई गई है, वो बचपना जो है वह बिल्कुल अलग हो चुके हैं, यानी शैशवावस्था खत्म हो चुकी है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। वहीं प्रश्न संख्या 12 जो है वो पूछता है कि फणीश्वरनाथ रेणु और नागा अर्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़ें। तो इनके बहुत सारे आंचलिक यानी अंचल विशेष को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं, जिसमें पहले भी बताए थे कि इस पाठ में कई ऐसे शब्द आए हैं जो ग्रामीण परिवेश और अंचल विशेष में बोली जाने वाले शब्द हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि कुछ जो है वह वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है, जो कुछ देखते हम लोग हैं, जिसमें जो है ये लगातार पूछे जाते हैं कि भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते हैं। तो यह जो है इसका उत्तर यानी अपने खेल के साथियों को, या फिर दूसरा प्रश्न पूछता है कि भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदों के किवाड़ किस चीज से बनाते थे, तो दिया, सलाई और डिबिया से। भोलानाथ और उसके साथी भोलानाथ और उनके साथी जो है कौन सा खेल नहीं खेलते थे, या तो क्रिकेट, उसके बाद था दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे, मोट खींचते थे। भोलानाथ और उसके साथी मूसलाधार बारिश में पेड़ की जड़ से किस प्रकार चिपक गए थे, जैसे कुत्ते के कान में अंठाई। उसी तरह जो है यह है कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चे किसको चिढ़ाते थे, तो मुसन तिवारी। मकई के खेत में किनका झुंड चल रहा था, तो चिड़ियों का। लड़के किस पराई पीर नहीं समझते, बंदर, यानी लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तो उस समय उसकी माँ क्या कर रही थी, चावल साफ कर रही थी। माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया, पीसी हुई हल्दी। लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था, तो अपने पिता से।
उसी तरह लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? कुश्ती। भोलानाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? चूहे के बिल में पानी डालना। चूहे के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला? तो सांप। सांप से डरकर भोलानाथ कहाँ शरण लिए? माता के आंचल में। विपदा के समय बालक माता के पास ही क्यों शरण लेता है? माता का आंचल प्यार और शांति देने वाला होता है। माता के आंचल उपन्यास कब का घटनाक्रम से अंकित है? तो यह है 1930 के दशक से। जो माता का आंचल उपन्यास का घटनाक्रम 1930 का है। लेखक को उनके पिता क्या कहकर बुलाते थे? तो भोलानाथ। लेखक का असल नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। अमोला किसे कहते थे? यानी आम का उगता हुआ पौधा। मृदंग कब बजती है? जब लड़कों का संग होती है। हो, लेखक बचपन से किसके गले लग गए थे? पिता के। भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे? भभूत का। तो इस तरह के जो प्रश्न जो है वह लगातार पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखकर जो है इसको अध्ययन कर लेंगे। धन्यवाद।